नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। एक पिता ने अपनी बेटी और नाबालिग पोती के प्रत्यर्पण और प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। दोनों फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की एक जेल में बंद है। याचिका में भारत सरकार को अफगानिस्तान में अपने दूतावास या राजनयिक कार्यालय के माध्यम से बंदियों को राजनयिक सुरक्षा या काउंसलर सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना की खंडपीठ ने तेलंगाना के साथ कृष्णा नदी के पानी को साझा करने पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई से सोमवार को खुद को अलग कर लिया। उन्होंने इसके कारण भी बताए हैं। चीफ जस्टिस रमन्ना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने कहा कि वो मामले में शामिल कानूनी मुद्दों पर फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। मामले को 4 अगस्त को सुनवाई के लिए दूसरी पीठ के लिए दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो दोनों राज्यों से ताल्लुक रखते हैं और वो इस मामले में शामिल कानूनी मुद्दों पर फैसला नहीं करना चाहते हैं। सीजेआई ने आंध्र प्रदेश सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे से कहा, यदि पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से मामले को सुलझा सकते हैं तो कृपया ऐसा करें, अन्यथा हमें इस मामले को दूसरी पीठ को भेजना होगा। दवे ने नॉर्थ ईस्ट में हालिया समस्या और अन्य घटनाओं का हवाला देते हुए मामले में निर्देश लेने के लिए और समय मांगा। संपादकों की शीर्ष संस्था एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) ने पेगासस जासूसी कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से पेगासस फोन हैकिंग की SIT से जांच कराने के निर्देश देने की मांग की है। बीते महीने एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि इजरायली स्पाईवेयर पेगासस से भारत में कई बड़ी हस्तियों के फोन हैक किए गए। इनमें पत्रकारों के नाम भी शामिल थे। संसद के मॉनसून सत्र में पेगासस जासूसी कांड मुद्दे की गूंज बरकरार है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को इस विवाद को लेकर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI एन.वी. रमन्ना की बेंच इस मुद्दे की सुनवाई करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को विपक्षी दल के नेताओं के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी थी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की इस मीटिंग में 9 बजे से विपक्षी दलों के नेताओं का आना शुरू हो गया। इसमें 14 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक खत्म होने के बाद इस बैठक के बाद राहुल गांधी साइकिल से संसद रवाना हुए। उनके साथ विपक्षी दलों के नेता भी साइकिल से संसद पहुंचे। इस बैठक में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, राजद, सपा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माकपा, IUML, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी RSP, केरल कांग्रेस M, झारखंड मुक्ति मोर्चा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तृणमूल कांग्रेस और लोकतांत्रिक जनता दल इस मीटिंग के लिए आए थे। आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई। इस ब्रेकफास्ट पॉलिटिक्स का मकसद विपक्ष को एक साथ रखने की कोशिश के साथ पेगासस जासूसी कांड जैसे मुद्दों पर संसद में सरकार की घेराबंदी के लिए रणनीति तैयार करना भी था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 4 साल से निलंबित चल रहे डॉक्टर कफील खान के निलंबन के कारण के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि डॉक्टर कफील को 4 साल से अधिक समय से निलंबित रखने का कारण बताना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। संक्षेप में मामला, डॉक्टर कफील खान ने उनके खिलाफ पुनः जांच के आदेश देने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को चुनौती देने के साथ साथ 22 अगस्त 2017 को उनके निलंबन को चुनौती दी है। मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को विल्लुपुरम की एक निचली अदालत को निलंबित विशेष DGP के खिलाफ एक महिला IPS अधिकारी की यौन उत्पीड़न की शिकायत पर 20 दिसंबर 2021 तक सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया। मद्रास हाईकोर्ट ने एक IPS कैडर की महिला अधिकारी के उसके वरिष्ठ DGP द्वारा कथित यौन उत्पीड़न का स्वतः संज्ञान लिया था और मामले की जांच की निगरानी करने का निर्णय लिया था। न्यायमूर्ति N. आनंद वेंकटेश की पीठ के सामने सोमवार को जब ये मामला आया तो उन्होंने मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट विल्लुपुरम को आगे बढ़ने और आरोप तय करने और प्रतिदिन इस मामले में सुनवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया, जहां तक संभव हो कार्यवाही अनावश्यक स्थगन दिए बिना आयोजित की जाएगी। ये प्रतिवादी पुलिस अधिकारी का कर्तव्य होगा
कि वो बिना किसी अनुचित देरी के गवाहों को बुलाए। ये बिना कहे चलता जाता है कि गवाहों से उसी पर जी रखी जाएगी। जिस दिन उनकी मुख्य रूप से जांच की जाती है, नियंत्रण से परे कारणों से होने वाली जिरह उसी दिन समाप्त नहीं हो पाती है। याचिका में तर्क दिया गया है कि बंदियों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की निष्क्रियता अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन है। साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948, यूडीएचआर और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा 1966 का भी उल्लंघन है। विजय द्वारा दायर याचिका के अनुसार सेबेस्टियन फ्रांसिस, उनकी बेटी सोनिया सेबेस्टियन और नाबालिग नवासी के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, जिन्होंने जुलाई 2016 में अफगानिस्तान में आईएसआईएस में शामिल होने के इरादे से भारत छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बेटी के पोती ने अन्य लोगों के साथ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के दृष्टिकोण का प्रचार एशियाई राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और बाल यौन उत्पीड़न के आरोपों को रद्द करने के अपने पहले के फैसले को वापस लेने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति के हरिपाल की अध्यक्षता वाली उच्च न्यायालय की पीठ ने शुरू में पीड़िता के साथ आरोपी की शादी के आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया था। बाद में न्यायाधीश ने इन आदेशों को वापस लेते हुए ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि हत्या, बलात्कार जैसे जघन्य और गंभीर अपराधों को पीड़ित या पीड़ित के परिवार और अपराधी के विवाद सुलझाने के बावजूद भी उचित रूप से रद्द नहीं किया जा सकता है। झारखंड राज्य के धनबाद के न्यायमूर्ति उत्तम आनंद की हालिया हत्या के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और कानूनी बिरादरी की सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश दिए जाने और उन दिशा निर्देशों को तुरंत लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है। इसके साथ ही याचिका में न्यायिक अधिकारियों को उनके संबंधित राज्यों में एक्स श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई है। राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग वाली एक याचिका का आज मंगलवार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उल्लेख किया गया। अवमानना याचिका दायर करने वाले अधिवक्ता ML शर्मा ने सोमवार 9 अगस्त को तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष मामले का उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6 दिसंबर 2019 को हैदराबाद पुलिस के साथ एक कथित मुठभेड़ में एक पशु चिकित्सक के सामूहिक बलात्कार और हत्या के आरोपी 4 लोगों की मौत की जांच पूरी करने के लिए जांच आयोग को 6 महीने का विस्तार दिया। जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में प्रत्येक 6 महीने के 2 पिछले विस्तारों के बाद फिर से जांच आयोग को अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए ये विस्तार दिया गया है। पैनल को शुरुआत में दिसंबर 2019 में 6 महीने के भीतर अपनी जांच पूरी करने और रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि केवल परेशान करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध नहीं होगा। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने कहा कि एक मामले को धारा 306 आईपीसी के दायरे में लाने के लिए आत्महत्या का मामला निश्चित रूप से होना चाहिए और उक्त अपराध को बनाने के लिए जिस व्यक्ति के बारे में कहा गया है कि उसने आत्महत्या के लिए उकसाया है, उसने उकसाने के कार्य में सक्रिय भूमिका अदा की हो या आत्महत्या के कृत्य में कोई निश्चित कार्य किया हो। इस मामले में मृतक ने कथित तौर पर जहर खाकर अपने घर में आत्महत्या कर ली थी और 4 सुसाइड नोट छोड़े थे। इन नोटों में ये उल्लेख किया गया था कि उसने आत्महत्या इसलिए की क्योंकि आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी को उसके साथ नहीं भेजा और वे उसकी आत्महत्या के लिए उत्तरदायी हैं। हाईकोर्ट ने आरोपी की पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी थी और ट्रायल कोर्ट के चार्ज फ्रेम करने के आदेश को रद्द कर दिया था। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।